दोस्तों, क्या कुछ नेताओं की सनक या जिद की वजह से पूरी दुनिया को एक बहुत भीषण संकट में धकेला जा सकता है? क्या वाकई में तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है? दोस्तों, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं जिसमें ईरान ने 100 मिसाइलें दागकर रात भर जो हालात किए हैं वो न केवल चिंता पैदा करने वाले हैं बल्कि उस इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की भी पोल खोलते हैं, जिसके बारे में चर्चा तो खूब होती है। इजराइल पूरी दुनिया में हथियार बेचने के मामले में बहुत आगे है, उससे हम भी हथियार खरीदते हैं और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफें होती हैं। बहुत शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अब न सिर्फ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई है कि इतनी आसानी से तेल अवीव के अंदर देखिए ऐसे मिसाइल दागे गए हैं, बल्कि इस बात को लेकर भी चिंता शुरू हो गई है कि क्या नेतन्याहू की कुर्सी बचेगी। इजराइल के शहरों की ऐसी तस्वीरें देखकर बहुत से लोग अलग अलग तरह का विश्लेषण कर रहे हैं कि इजराइल ने इस तरह का हाल गजा का किया। इजराइल के शहरों की ऐसी तस्वीरें देखकर बहुत से लोग अलग अलग तरह का विश्लेषण कर रहे हैं कि इजराइल ने इस तरह का हाल गाजा का किया था और अब खुद इजराइल के शहरों को यह सूरत हाल देखना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर है वो ये है कि ईरान ने न केवल इजराइल का घमंड तोड़ा है बल्कि घमंड उसने अमेरिका का तोड़ा है। दोस्तों, अमेरिका का जो F-35 लड़ाकू विमान है, जो कि बहुत शानदार लड़ाकू विमान माना जाता है, ईरान के तेहरान टाइम्स का दावा है कि एक फाइटर जेट जैसे ही ईरान के एयर स्पेस में घुसा जो इजराइल का भेजा हुआ था, वैसे ही ईरान ने उसे मार गिराया और जो पायलट था वो पैराशूट से उतर गया और ईरान ने उस पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया। ये तेहरान टाइम्स का दावा है और ये दोस्तों फाइटर जेट बताया गया है F-35 जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अमेरिका का दिया हुआ है। इजराइल का एक लड़ाकू विमान है जो बहुत ही शानदार बताया जाता है और जब इस तरह का कोई सैन्य संघर्ष होता है और इस तरह से विमान गिरते हैं तो बहुत ज्यादा किरकिरी भी होती है। भाई, ये जो देश हैं इजराइल और अमेरिका, ये सैन्य साजो सामान में बहुत शानदार माने जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि अब तक इस बारे में उनके पास कोई खबर नहीं है। तो मीडिया के हवाले से हमारे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सैन्य संघर्ष हुआ था उस बीच भी बहुत सारी गलत खबरें चली थी और भ्रामक खबरें चली थी। हालांकि विश्वास ना करें, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए हमें यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि इजराइल के अंदर जिस तरह से ईरान ने वार किया है ये इजराइल ने शायद ही कभी सोचा होगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब दुनिया भर में अलग अलग तरह की चिंताएं हैं। अब चीन खुले तौर पर ईरान का सपोर्ट कर रहा है, वहीं अमेरिका को ईरान ने इस तरह का हमला देख करके अमेरिका को एक खुली छूट दे दी है कि वो भी पूरे खुले तौर पर आ जाए इजराइल के समर्थन में, जो कि अब तक गुपचुप चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर भी है दोस्तों, एक ऐसी खबर भी है जो आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, क्योंकि ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि अपनी घरेलू राजनीति में भी नेतन्याहू मुश्किलों का सामना कर रहा है। दोस्तों, नेतन्याहू इस वक्त गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ बुधवार को जो इजराइल की संसद है उसके सामने एक संसद भंग करने का प्रस्ताव विपक्ष ने पेश कर दिया है। अब डर यह आ गया है कि अगर सरकार की सहयोगी पार्टियों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया और वे सरकार के विरोध में आ गई तो फिर नेतन्याहू की कुर्सी जा सकती है, उनकी सरकार गिर सकती है, उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। दोस्तों, उसकी जो वजह है उसकी वजह ईरान संग सैन्य संघर्ष नहीं है। हुआ यह है कि हमास के साथ जो इतना लंबा युद्ध चल रहा है तो जो इजराइल की आर्मी है उसको जवानों की जरूरत है, लड़ाकों की जरूरत है और इजराइल उन देशों में से है दोस्तों जहां पर युवाओं को मिलिट्री में ट्रेनिंग देना पड़ता है। हालांकि ये शुरुआत से ही रहा है। अगर आप इजराइल के नागरिक हैं तो आपको इजराइल की मिलिट्री में कुछ वक्त बिताना पड़ता है ताकि अगर देश को जरूरत पड़ जाए तो आपको सेना बुला ले। इस बीच दोस्तों, इजराइल के हरेदी युवाओं को इस तरह के सैन्य संघर्ष में भेजने की या मिलिट्री में भेजने की वहां जो कुछ पार्टियां हैं उसका विरोध कर रही हैं। उनमें से नेतन्याहू के गठबंधन की जो पार्टी हैं, जिनके साथ नेतन्याहू की गठबंधन की सरकार चल रही है, वो भी इसका विरोध कर रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि हरेदी युवाओं को इस तरह के किसी भी नियम से छूट मिलनी चाहिए, लेकिन सेना अलग तरह से चलती है। आप जानते हैं कि सेना का अपना प्रोटोकॉल होता है। सेना ने उन लोगों को बुलाया है और बहुत कम हरेदी जो युवा हैं उन्होंने सेना में रिपोर्ट किया है। अगर वो रिपोर्ट नहीं करते तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर उनकी गिरफ्तारी हो गई तो फिर इजराइल के अंदर वो पार्टियां जो इस तरह के हरेदी युवाओं की मिलिट्री में जाने का विरोध कर रही हैं उनको मौका मिल जाएगा और दोस्तों ऐसे हालात में वो सरकार के साथ गठबंधन तोड़ सकती हैं, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं वो सरकार पर दबाव बना रही हैं कि सरकार संसद में प्रस्ताव लेकर आए
दरअसल ये चाहते हैं कि जो मजहबी स्टूडेंट्स हैं उनको मिलिट्री में जो सेवा देनी होती है उस तरह की सेवा पर रोक लगाई जानी चाहिए। नहीं तो संसद भंग करने के जो विपक्ष का प्रस्ताव है उसको ये गठबंधन की पार्टियां जो हैं, जो नेतन्याहू को गठबंधन का समर्थन दे रही हैं, जिसकी वजह से उनकी सरकार चल रही है, वो ये कह रही हैं कि अब खुले तौर पर कि अगर नेतन्याहू सामने नहीं आते या संसद सामने नहीं आती है तो फिर हम सरकार से जो समर्थन है वो वापस ले सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो सरकार अपना जो बहुमत है वो खो देगी और सरकार गिर जाएगी। हालांकि इजराइल में ये जो प्रोसीजर है ये बहुत लंबा है। अगर कोई प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव में बहस होगी, प्रस्ताव का समर्थन या विरोध, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसमें महीनों भी लग सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सही है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी नेतन्याहू इस वक्त जबरदस्त तरीके से घिरे हुए हैं। दोस्तों, होता क्या था, आज से 20 साल पहले जब पूरा का पूरा संघर्ष इजराइल और गाजा का होता था तो पूरी दुनिया एक तरफ झुकी दिखाई देती थी। रिसेंटली गाजा में अभी भी जो हालात बने हुए हैं उसके बाद ईरान के साथ इजराइल का सैन्य संघर्ष, पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंता में है कि कहीं ऐसा ना हो कि घरेलू पॉलिटिक्स से ध्यान बटाने के लिए नेतन्याहू कुछ ऐसा कर दे जिससे पूरी दुनिया को जबरदस्ती से विश्व युद्ध में धकेला जा सके, क्योंकि अब पूरी दुनिया की बड़ी पावर्स इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। चीन ने तो ईरान के समर्थन में डायरेक्टली बयान देना शुरू कर दिया है और ये बात सब जानते हैं कि अमेरिका के बिना इजराइल कुछ भी नहीं है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी हाल में दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। दोस्तों, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। जैसे अशोक कुमार पांडे, ये लेखक भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, बहुत शानदार किताबें इन्होंने लिखी हैं कश्मीर के मुद्दों पर भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर गहरी पकड़ रखते हैं। अशोक कुमार पांडे, उन्होंने कहा है कि 3 राउंड की मिसाइल फायरिंग के बाद अब चौथे राउंड की मिसाइलें तेल अवीव पर गिर रही हैं। नुकसान की वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ट्विटर पर गाजा के जेनोसाइड से बढ़ते पब्लिक प्रेशर के चलते थोड़े से शर्माए यूरोपीय हुक्मरान अब फिर से अपनी असली रंग में नजर आएंगे। हथियारों के सौदागरों को खुल के खेलने का मौका मिलेगा। ट्रंप ने कल सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस को फोन किया और कहा कि अब डी एस्केलेशन होना चाहिए। उसके 2 घंटे पहले ईरान को धमका रहे थे कि समझौता कर लो वरना कुछ नहीं बचेगा। लीबिया का उदाहरण बताता है कि समझौता करने के बाद भी कुछ बचने की संभावना नहीं होती है, तो लड़के मरना बेहतर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी तरह की जंग को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल बात यह है कि जब कोई रास्ता नहीं बचता तो फिर, अब आगे आप समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिलहाल ऐसी मार इजराइल ने अपने वजूद के बाद कभी नहीं झेली। जंग कोई सी भी हो, आसान नहीं होती। वहीं एक और बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि नेतन्याहू सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे विश्व को युद्ध में झोंकना चाह रहे हैं। इधर जब अमेरिका और ईरान के बीच बात चल रही थी, इजराइल ने इसमें शामिल ईरान के अधिकारियों को मार दिया। रूस और चीन ईरान के पक्ष में दिख सकता है। जिस तरह का काउंटर हमला ईरान की तरफ से हुआ है, इसमें अब नेतन्याहू का पासा उलट सकता है। उन्हें अपने देश में ही सख्त सवालों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इजराइल में भी एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग पैदा हुआ है हाल के सालों में जो लगातार जो सैन्य संघर्ष इजराइल का गाजा में चल रहा है उसको लेकर भी विरोध में है और अब एक नए मोर्चे के साथ इजराइल को लड़ना है। तो जाहिर तौर पर वो एक दबाव भी नेतन्याहू के सामने होगा। हालांकि यहां पर केवल इजराइल की बात नहीं करनी चाहिए दोस्तों, ईरान की भी बात करनी चाहिए। ईरान भी इस वक्त अलग तरह के दबाव में है। दोस्तों देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की तरफ से ये ट्वीट किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ज़ायनिस्टों के लिए जिंदगी लाजिम तौर पर कड़वी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, खामेनेई भी अपने घरेलू पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। दोस्तों, खामेनेई साहब और उनकी जो पूरी सत्ता है उसको लेकर भी ईरान के अंदर बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन एक गुस्सा है, नाराजगी है। और जो पश्चिमी ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, इटली हो या जर्मनी हो, वो ये चाहते हैं कि ये जो गुस्सा है ये और बढ़े ताकि ईरान के अंदर एक सत्ता परिवर्तन हो जाए। हालांकि दोस्तों, इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया है कि इजराइल के हमले
हमले के बाद ईरान पस्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है कि वो ये जो जवाब देगा तो उसको आगे और सख्त जवाब झेलना पड़ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो जवाब दे रहा है, जो कि इस बात की तस्दीक करता है कि ईरान को भी लगातार जो समर्थन है वो दूसरे देशों से मिल रहा होगा। दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, और अजीब बात देखिए कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है। जितने भी पॉपुलर नेता हैं, बड़े नेता हैं, जब भी वो अपनी घरेलू राजनीति में फंसते हैं, मैं किसी एक देश की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक युद्ध का मोर्चा खोल देते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली किसी भी तरह से उस देश को फायदा पहुंचाने वाली चीज नहीं है।